चाहते हो कि सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम को आपको क्लियर ही करना है तो बस आपको पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा। बहुत 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 ज़रूरी है कि अगर आप इसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे तो कैसे एक आंसर लिखा जाता है ये सीखना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है, बच्चे ना बस पढ़ते रहते उन्हें ऐसा लगता है भैया मॉड्यूल बस घोट लो। ऐसे काम नहीं चलेगा जब तक आप उस आंसर को रिटर्न वे में नहीं ट्राई करोगे। तो प्लीज़ अगर आप जानना चाहते हैं कि एक आंसर कैसे लिखा जाता है, आप हमारे ऐप में इसे आसानी से देख सकते हैं। तो जब स्टार्ट किया तो हमने समझा था रेगुलेशन नंबर 3, 4, 5 ये अच्छे से डिटेल समझ लिए। अब क्या है 6, 7, 8, 9 नाम देखो क्या लिखा है 6, 7, 8, 9 में 6 क्या बोलता है डिस्क्लोजर्स 6 और 7 दोनों 8, 9 क्या बोलता है कोड ऑफ कंडक्ट। डिस्क्लोजर हमने कल थोड़ा बहुत पढ़ा था। क्या डिस्क्लोजर कि अगर आपके पास कितनी सिक्योरिटी आपने होल्ड करके रखी है इसका फुल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। होल्डिंग सिक्योरिटीज टू द कंपनी आपको उसका फुल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। इनिशियल कंटिन्यूअल बेसिस में प्रमोटर डायरेक्टर केएमपी डेजिग्नेटेड पर्सन अदर कनेक्टेड पर्सन ये सारी इंफॉर्मेशन कंपनी को देगा और फिर कंपनी आगे चलकर ये इंफॉर्मेशन किसको देगा स्टॉक एक्सचेंज को। डन पढ़ लिया था। चलो तो ये आपने कौन सा रेगुलेशन पढ़ा था 6 और 7 मिक्स चल रहा है ठीक है डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट ये 7 ठीक। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। क्या है इंफॉर्मेंट इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड। चलो पहले शॉर्ट में रेगुलेशन अभी 7 ही चल रहा है। एनीवन विद द इनसाइडर ट्रेडिंग इन्फॉर्म कैन रिपोर्ट इट। एनीवन कोई भी पर्सन जो इनसाइडर के साथ ट्रेडिंग कर रहा है इन्फो कैन रिपोर्ट इट टू दी सेबी यूजिंग दी क्या लिखा है समझना नाम सही काम समझो। क्या बोला आप खुद से बता रहे हो कि मुझसे क्या गड़बड़ हुई है। क्या बात समझ में आ रही। द फॉर्म शुड बी सेंड टू किसको ऑफिस ऑफ इन्फॉर्मेंट प्रोटेक्शन। ठीक है मतलब कि एक ऑफिस है सेबी ने अपना एक ओपन करके रखा है कि भैया खुद से आप जाकर अपने अपनी अपनी गवाही दे सकते हो कि हमने क्या क्या गलत काम किया। इट कैन बी सबमिटेड बाय आप चाहो तो खुद ये इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हो या फिर किसके थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इफ नॉट तो सेबी में आस्क इन्फॉर्मेंट टू अपीयर इन दी पर्सन। ठीक है मतलब बोला जा सकता है भैया आप ही खुद आओ। द इन्फॉर्मेंट शुड बी क्या कर रहा है हाइड एनी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म दैट कैन बी रिवील देयर आइडेंटिटी। होता क्या है ये एक वॉलेंट्री फॉर्म है। इस वॉलेंट्री फॉर्म में साफ बोल दिया जाता है कि अगर आप हमें अपनी खुद से सारी इंफॉर्मेशन सरेंडर कर दोगे अपने बारे में खुद से सरेंडर कर दोगे। जनरली आपने भी देखा ना कि उसको पनिशमेंट थोड़ी सी कम लगती है। खुद से अगर कोई सरेंडर करता है तो पेनल्टी पनिशमेंट थोड़ा सा कम लगता है। तो यहाँ पे यही है कि अगर आप खुद से इंफॉर्मेशन बताओगे तो हम आपकी आइडेंटिटी छुपा के रखेंगे। लेकिन अगर हमें पता चलता है कि कुछ इंफॉर्मेशन तुमने जानबूझकर छुपाई है तो फिर हम क्या करेंगे क्या कर देंगे तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील कर देंगे। मतलब इन्फॉर्मेंट को इंसेंटिव्स दे रहे रिवॉर्ड दे रहे अगर आप खुद से आके इन्फॉर्मेशन देते हो तो। लेकिन अगर हमें पता चलता है खुद से आकर इन्फॉर्मेशन दी और वो भी क्या क्या गलत इन्फॉर्मेशन दी कुछ छुपाया है तुमने तब हम आपको जो ये आइडेंटिटी छुपाने वाला जो आपको एक छूट दे रहे थे ये फिर हम आपको देंगे नहीं। ठीक है इफ हाइडिंग इज नॉट पॉसिबल ठीक है दे कैन मार्क दी पार्ट दैट मे रिवील देयर आइडेंटिटी। जरूरी है कि कभी कभार हम आपको पूरे से नहीं छुपा सकते थोड़ी बहुत तो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी तो कुछ एक पार्ट बताएंगे आपके बारे में कुछ पार्ट नहीं बताएंगे। दिस प्रोसेस हेल्प दी प्रोटेक्ट द इन्फॉर्मेंट एंड अलाउ द सेबी टू रिवॉर्ड देम। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम आया है ये किसके लिए आया है कि खुद से अगर आप अपनी है ना गवाही देंगे अपने बारे में खुद इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सेबी की भी मेहनत थोड़ी सी बच जाएगी। उसको भी तो कितनी मेहनत करके आपसे इन्फॉर्मेशन निकलवानी पड़ती है। ठीक है उसकी मेहनत बचेगी और आप भी अलग तरीके से प्रोटेक्ट हो जाएंगे। आपको थोड़ी सी पेनल्टी थोड़ी सी पनिशमेंट कम और आइडेंटिटी डिस्क्लोज भी नहीं होगी। बेस्ट ट्राई किया जाएगा आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना करें लेकिन कभी कभार ऐसी सिचुएशन होती हैं जिसमें हम नहीं छुपा सकते तब हम थोड़ा बहुत तो आपके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है आओ शॉर्ट में समझ लिया समझते। चैप्टर 3A एडेड इस रेगुलेशन में किया गया। ठीक है चलो यहां से आ जाओ 2019 प्रिस्क्राइब इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड फॉर द इन्फॉर्मेंट। हमने स्टार्टिंग के डेफिनेशन में पढ़ा था हु इज इन्फॉर्मेंट कौन है इन्फॉर्मेंट इंफॉर्मेशन देने वाला।
ठीक है, तो इन्फॉर्मेंट को इंसेंटिव्स मिल रहा है, रिवॉर्ड्स मिल रहा है, किस लिए? फॉर द इन्फॉर्मेंट हु सबमिट टू सेबी, क्योंकि उसने सबमिट किया है सेबी को क्या? वॉलंटरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, इसीलिए आपको इंसेंटिव। अगर कोई भी इंफॉर्मेंट खुद से इंफॉर्मेशन देता है तो उसको इंसेंटिव रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और वो फॉर्म भरेगा, डिस्क्लोजर देगा रिलेटिंग टू एनी एलिज वायोलेशन ऑफ द इनसाइडर ट्रेडिंग लॉ दैट हैड, अगर उसने कुछ भी इनसाइडर ट्रेडिंग कर रखी है, खुद से अगर ये इंफॉर्मेशन देता है तो मिलेगा। इन अकरिंग और हैज रीजनेबल बिलीव दैट इज अबाउट टू अकर, द न्यू प्रोविजन प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ सबमिटिंग इंफॉर्मेशन, वेरियस फॉर्म प्रोसीजर डिटरमाइन रिवॉर्ड्स कॉन्फिडेंशियलिटी इंफॉर्मेंट। तो नए जो प्रोविजंस आए हैं, क्योंकि ये अमेंडमेंट्स आए, तुमने खुद ही नोटिस किया है, चैप्टर कौन सा? थर्ड ए, 2019 में अमेंडमेंट के थ्रू इन्होंने बताया कि हम उनके लिए क्या क्या करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या बोल रखा है? मैनर बता के रखा है, कैसे इंफॉर्मेशन आप सबमिट करोगे जो खुद से इनसाइडर अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है। फॉर्म बता के रखा है, प्रोसीजर बता के रखा है, क्या उसको रिवॉर्ड मिलेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेंट, मतलब इन्फॉर्मेंट को क्या रखेंगे? कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, हम नहीं लीक करेंगे आपकी इन्फॉर्मेशन, आप कौन। ठीक, नीचे इन्होंने थोड़ा सा ब्रीफ प्रोसेस है ना बता के रखा है। चलो, इन्फॉर्मेंट शेल सबमिट ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन इन द वॉलंटरी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर्म टू द ऑफिस ऑफ द इन्फॉर्मेंट प्रोटेक्शन ऑफ द सेबी। सेबी का एक ऑफिस है, उसमें ये खुद से फॉर्म भरेगा। पहला पॉइंट क्लियर है, प्रोसेस पढ़ रहे। दूसरा, फॉर्मेट और मैनर जो फॉर्म का है वो कहां दे रखा है? शेड्यूल डी में दे रखा है। मे बी सबमिटेड में लिखा है, आप चाहो तो खुद से आ जाओ, आप चाहो तो अपना एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है इन्फॉर्मेंट का उसके थ्रू आओ। पहला पॉइंट क्या बोलता है? पहला पॉइंट बोलता है फॉर्म ऑफिस, कौन सा ऑफिस? इन्फॉर्मेंट प्रोटेक्शन का। किसका है ये ऑफिस? सेबी का। पूरा शेड्यूल में गिवन है, क्या फॉर्मेट है, क्या मैनर है, खुद भी दे सकते हो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के भी थ्रू दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, इफ इन्फॉर्मेंट डज नॉट सबमिट द फॉर्म, अगर वो ये फॉर्म नहीं भरता है थ्रू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर वो सेबी सॉरी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू सेबी तक ये नहीं पहुंचाता है, तो इन्फॉर्मेंट टू अपीयर, वो खुद से भी आ सकता है टू एसेटेन हिज और हर आइडेंटिटी एंड द वेरिसिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, खुद आके प्रेजेंट करेगा इंफॉर्मेशन। पहले तो पॉइंट क्लियर है, पहला पॉइंट क्या बोलता है? ऑफिस में जो भी फॉर्म मैनर है, वॉलेंट्री डिस्क्लोजर, टर्म क्या लिखा है? वॉलेंट्री इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर्म, ये फॉर्म का नाम है, इस फॉर्म को लेके पहुंचेगा। सेकंड, फॉर्मेट मैनर सब कुछ देख रखा है शेड्यूल डी में, किसके थ्रू पहुंचेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू नहीं आ रहा है तो फिर अपियर इन पर्सन। ठीक, चलो नेक्स्ट, इन्फॉर्मेंट वाइल सबमिटिंग द फॉर्म क्या लिखा है? शेल एक्सपेंस का मतलब क्या? हाइड। अगर उसने कुछ हाइड किया इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म, शुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू रिवील हिज और हर आइडेंटिटी। अगर उसने कुछ भी छुपाया है तो आइडेंटिटी अब हाइड नहीं होगी। तुम हमसे इंफॉर्मेशन छुपा रहे हो और हम आपकी आइडेंटिटी छुपाए? बिल्कुल नहीं छुपाने वाले। नेक्स्ट, इफ द एक्सपंजिंग मतलब जो हाइड किया इंफॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल दैट द इंफॉर्मेंट में आइडेंटिटी सच इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट दैट ही बिलीव कुड बी रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू रिवील, तो फिर कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर सीन क्या है? सीन क्या है? आपको प्रोसेस दिया है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दे रखी, सिंपल सिंपल प्रोसेस दे रखी है। फॉर्म भरो, फॉर्म भरो किसके थ्रू? रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भरो। नहीं आया रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू तो भैया खुद आकर करो। अगर कुछ छुपाया तो फिर आप भी नहीं बचने वाले। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यही चीज हमने शॉर्ट में पढ़ी। लास्ट वाला पॉइंट क्या पढ़ा? इफ हाइडिंग इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, अगर हाइडिंग पॉसिबल नहीं है, दे में मार्क द पार्ट दैट मे रिवील देयर आइडेंटिटी, कुछ एक पार्ट आपकी आइडेंटिटी का दे दिया जाएगा। क्लियर? चलो, फिर से यही चीजें, प्रेजेंटेशन का खेल है। ऊपर डब्बे डब्बे बना दिए और यहाँ क्या कर दिया? ये तो था, ऑफिस में भेजो, फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, देन समझ में आ गया? impunging information is not possible, informe identity information document that believe that reveal। ठीक, चलो खत्म, आपका 6 7 साथ में खत्म। 6 7 आप हेडिंग क्या है? डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर। अब आ जाओ 8 और 9, क्या लिखा है? दो चीजें, कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर और कोड ऑफ कंडक्ट। चलो, कोड का मतलब पहले मुझे बताओ, कोड मतलब क्या? रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, कोड मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। दो टाइप के कोड है, दो टाइप के कोड है, एक है कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर, दूसरा है कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर बताता है प्रिंसिपल कि भैया जब आप डिस्क्लोजर दोगे तो उसका फेयर तरीका क्या है,
प्रिंसिपल्स मतलब तरीके बता के रखे हैं कि भैया आपको फुल डिस्क्लोजर, तो डिस्क्लोजर उनका फोकस होगा। कोड ऑफ कंडक्ट कैसे करोगे काम, मिनिमम स्टैंडर्ड्स होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट की, इसकी पूरी डिटेलिंग पढ़िए। सबसे पहले आप पढ़ोगे फेयर डिस्क्लोजर का प्रिंसिपल, ये देखो ये शेड्यूल ए, ठीक है, शेड्यूल ए पढ़ोगे, ये पूरा शेड्यूल ए दे रखा है। फिर इसके बाद आप क्या पढ़ोगे, कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर, मतलब पहले कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर ही पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके प्रिंसिपल्स हम पढ़ रहे हैं। फिर ये आपको कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर के रेगुलेशंस बताएंगे, 8.1 और 8.2 बहुत रिपीट फॉर्म में बताएंगे, बहुत रिपीट फॉर्म में पढ़ेंगे, 9, ठीक है, बहुत रिपीट फॉर्म में पढ़ेंगे। फिर जब ये आपका खत्म हो जाएगा तब आपकी हेडिंग क्या रहेगी, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। वापस क्या बताया था, दो कोड थे, पहला कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर, मतलब पहले मीनिंग समझाया जाएगा, कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर, देन क्या है कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। फिर कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर के अंदर क्या था, प्रिंसिपल्स दे रखे थे, ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट में क्या दे रखा है, मिनिमम स्टैंडर्ड्स। तो यही हेडिंग है, पहले प्रिंसिपल पढ़ा रहे, फिर कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर पढ़ा रहे, फिर आपको क्या बताएंगे, कोड ऑफ कंडक्ट बताएंगे, उसमें मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्या ये बताएंगे, ठीक। चलो आ जाओ, सबसे पहले हेडिंग रीड करो, पार्ट भी आता है और इंटरेस्टिंग भी आता है, ठीक है, बोरिंग कुछ ज्यादा आ जाता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा है, शेड्यूल ए प्रिंसिपल ऑफ द फेयर डिस्क्लोजर, पहले हम प्रिंसिपल्स पढ़ रहे, फेयर डिस्क्लोजर के जनरल बातें, क्या लिखा है, प्रॉम्प्ट पब्लिक डिस्क्लोजर, हेडिंग से बताओ क्या क्लिक हो रहा है, क्लिक क्या हो रहा है, जितनी जल्दी हो सके पब्लिकली इंफॉर्मेशन दो, ठीक है। चलो, ऑफ अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दैट वुड बी इंपैक्ट द प्राइस, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जो अनपब्लिश है, जो प्राइस को क्या कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है, नो सूनर देन दी क्रेडिबल कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन कम बीइंग इन ऑर्डर टू मेक सच इंफॉर्मेशन जनरली अवेलेबल, उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी हो सके ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवा दो। ये बात तुमने हेडिंग से भी तो पढ़ी ली थी ना, समझ ली थी ना। नेक्स्ट हेडिंग बताओ, हेडिंग से क्लिक करो, यूनिफॉर्म और यूनिवर्सल डिसेमिनेशन मतलब इंफॉर्मेशन फैलाना, ठीक है। यूनिफॉर्म तरीके से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यूनिवर्सल मतलब सेम होनी चाहिए ना, तुमको कुछ और इन्फॉर्मेशन मिली, तुमको कुछ और इन्फॉर्मेशन मिली, ये क्या बात हुई भैया, सबको इन्फॉर्मेशन सेम मिले, एक जैसी मिले, ठीक है। मुझे बताओ हेडिंग से समझ में आ रहा है, आपको ट्राई करना है हेडिंग से ही समझने का, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, चीफ इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिसर, अब ये हेडिंग से नहीं समझ में आया, लेकिन कुछ इसका काम होगा, ठीक है। आ जाओ, क्या लिखा है, डेजिग्नेशन ऑफ द सीनियर ऑफिसर, एक सीनियर ऑफिसर को डेजिग्नेशन दो, ठीक है, एज अ, उसको क्या डेजिग्नेशन दिया जाएगा, चीफ इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिसर, नाम से काम समझो, अगर मुझे मुझे क्या बनाया है, चीफ इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिसर, मतलब मेरा काम क्या होगा, इन्वेस्टर के रिलेशन को मेंटेन करने का काम होगा, डील विद द डिसेमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर ऑफ द, भैया तुमको नजर रखनी है कि सारी इंफॉर्मेशन जो स्प्रेड हो रही है ऊपर जो हमने पढ़ी यूनिवर्सल फॉर्म में हो, मतलब कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन अच्छे से हो उसको लेकर मैं काम करूंगी, डन, पहले 3 पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, प्रॉम्प्ट डिसेमिनेशन मतलब क्या, इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना, अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन गेट डिस्क्लोजर सेलेक्टिवली, ठीक है, इन एडवेंटली या अदरवाइज टू मेक सच इंफॉर्मेशन जनरली अवेलेबल। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, एप्रोप्रिएट एंड फेयर रिस्पॉन्स टू क्वेरीज, हेडिंग से समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है बताओ, जितने भी इन्वेस्टर्स को कुछ भी डाउट्स है भाई अप्रोप्रिएट तरीके से उसका आंसर दो, ठीक है, फेयर रिस्पॉन्स दो। नेक्स्ट, इंश्योर करो that information shared with the analyst and the research person is not unpublished price sensitive information, भैया आप उन एनालिस्ट को, उन रिसर्च पर्सनल को यूपीएसआई इंफॉर्मेशन मत दो जब तक वो पब्लिकली अवेलेबल ना हो जाए। भाई कोई रिसर्च करने वाली टीम है, आप उनको इंफॉर्मेशन की प्रिंसिपल्स बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, डेवलपिंग क्या, बेस्ट प्रैक्टिस टू मेक दी क्या, ट्रांसक्रिप्ट या रिकॉर्ड प्रोसीडिंग ऑफ दी मीटिंग, आपको क्या करना है, मीटिंग का सारा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने का। नेक्स्ट क्या लिखा है, होल्डिंग ऑल दी यूपीएसआई ऑन अ नीड टू नो बेसिस, आप यूपीएसआई इंफॉर्मेशन जो रखोगे वो किस बेसिस में रखोगे, जैसे जैसे लोगों को जरूरत होगी इंफॉर्मेशन की वैसे वैसे देने का, डन, खत्म। यहाँ पे बाजू में क्वेश्चन रीड करो, बस क्वेश्चन रीड करना, आंसर बिल्कुल नहीं।
चलो क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले बताओ। जो चीफ इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिसर है विल ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल कंप्लाइंस ऑफिसर, और कंप्लाइंस ऑफिसर वो था जो फाइनेंशियल करता था, ये तो नहीं करता था। शॉर्टकट में क्या लिखा है? सीआईआरओ। सीआईआरओ का काम क्या? अभी बाजू में पढ़ा। सीआईआरओ का क्या काम है बताओ, पढ़ो इस थर्ड वाले पॉइंट को और बताओ। रिलेशन को मेंटेन करना, तो रिलेशन को मेंटेन करने के लिए वो क्या करेगा? इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करेगा, स्प्रेड करेगा, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन आपको देगा। डन, ठीक है। थोड़ी स्टार्टिंग की लाइन पढ़ो। डेजिग्नेशन ऑफ द सीनियर ऑफिसर, कंप्लाइंस ऑफिसर कौन था? सीनियर ही था, ठीक है। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा है जो सीआईआरओ है विल ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल कंप्लाइंस ऑफिसर के लिए। देखो ऐसा तो कुछ बोला नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला एक सीनियर पर्सन को क्या कर दो? सीआईआरओ बना दो, ठीक है। तो साफ साफ इन्होंने बोला इट इज कंपनीज डिस्क्रिएशन, कंपनी के पास क्या है? डिस्क्रिएशन पावर है टू डेजिग्नेट टू सेपरेट पर्सन। डिस्क्रिएशन है मतलब मर्जी, कंपनी की मर्जी है, दो अलग पर्सन को वो रख सकता है। एक को क्या कर सकता है? सीआईआरओ, जिसका काम होगा इन्फॉर्मेशन भैया पहुंचाओ सही से, और दूसरा कंप्लाइंस ऑफिसर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली फुलफिलिंग द स्पेसिफाइड रिस्पांसिबिलिटी इन केस सीआईआरओ और कंप्लाइंस ऑफिसर हैव बीन डेजिग्नेटेड फॉर द ओवरलैपिंग फंक्शन दे शैल हैव बी जॉइंटली सेवरली रिस्पांसिबल। दो पर्सन को अलग से रखा जा सकता है। वैसे तो साफ बोला है, स्पेसिफिक रिस्पांसिबिलिटी बोला कि भाई आपको सीआईआरओ को अलग से रखना है, लेकिन कंपनी की मर्जी है आप दो अलग अलग लोगों को रखो, मतलब सेपरेट ही रखो, वो ये कहना चाह रहे। तो सीआईआरओ अलग और कंप्लाइंस ऑफिसर अलग। क्लियर है? पक्का? चलो, अगर एग्जाम में आता है प्रिंसिपल बताओ फेयर डिस्क्लोजर के, तो आपको यही पॉइंट्स बताने और हेडिंग बना के रखिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर, और ये देखो क्या लिखा है? कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर वापस जाओ, पहले फेयर कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर, फिर उसके अंदर क्या है? प्रिंसिपल, फिर क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट, फिर उसके अंदर क्या है? मिनिमम स्टैंडर्ड। ये सारी चीजें पढ़ेंगे। चलो, फेयर डिस्क्लोजर के प्रिंसिपल पढ़ लिया है, लेकिन फेयर डिस्क्लोजर यहां तक है बच्चों। यहां से रिपीटेशन बहुत करेंगे, ये जो पूरा है रिपीटेशन करेंगे। तुमको क्या समझा रहे हैं ये देखो, लेस्टिमेट पर्पस कुछ याद आ रहा है? चलो पहले शॉर्ट में समझो फिर आते हैं। लिस्टेड कंपनी मस्ट पब्लिश कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर। लिस्टेड कंपनी को साफ साफ क्या बोला? तुम्हारे सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आईटेक्स कंपनी लिस्टेड कंपनी, मुझे बोला है पब्लिश करने को, क्या है तुम्हारा कोड, कैसे आप फेयर शेयरिंग करोगे यूपीएसआई इंफॉर्मेशन के ऑन देयर वेबसाइट। एक लिस्टेड कंपनी को बोला तुम अपनी वेबसाइट में बताओ क्या है आपका कोड, कोड मतलब रूल्स रेगुलेशन क्या है, कैसे आप फेयर डिस्क्लोजर करोगे। मस्ट एंश्योर इक्वल एक्सेस मिले, हर किसी को इक्वल एक्सेस मिले, मतलब वो एनालिस्ट मीट्स हो, डिविडेंड न्यूज हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन हो वो आपकी वेबसाइट के थ्रू सबको एक जैसा यूनिवर्सल बेसिस में मिले, जो भी हमने प्रिंसिपल पढ़ा था। मस्ट डिफाइन लेस्टिमेट पर्पस। जनरली हम बोलते भैया इनसाइडर तो कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर सकता, लेकिन सॉरी इनसाइडर तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, लेकिन लेस्टिमेट पर्पस के लिए दे सकता है। तो प्लीज लेस्टिमेट पर्पस का मतलब बताओ। लेस्टिमेट पर्पस याद करो, ऊपर हम पढ़ चुके थे, ऑडिटर्स को दे रहे हैं। वेरी गुड, जो कोर्स ऑफ बिजनेस में चल रहा है भाई, ठीक है, काम से रिलेटेड है, ऑडिटर, लॉयर्स, क्लाइंट, रॉ मटेरियल सप्लायर, याद आ रहा है इन सब से, क्लाइंट, बैंक वैंक, ठीक है। चलो, तो कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर सिंपल सीधी बात, एक लिस्टेड कंपनी को बोला तुम्हें अपनी वेबसाइट में पूरी इंफॉर्मेशन देना है, पब्लिश करनी है ये इंफॉर्मेशन, और सबको इक्वली देना है, और आप अपना लेस्टिमेट पर्पस डिफाइन करो। डन। जब आप अपने वेबसाइट में बताएंगे कि क्या आपका कोड ऑफ फेयर शेयरिंग है, तो प्लीज ध्यान रखना प्रिंसिपल्स को, प्रिंसिपल्स जो हम पढ़कर आए कि भैया आपकी इंफॉर्मेशन किस टाइप की होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए पहले उन्होंने प्रिंसिपल बताया कि भैया कोड बनाते वक्त आपको इन बातों का ध्यान रखना है, और जो कोड आपके बन जाएंगे वो कहाँ डिस्क्लोज होनी चाहिए? आपकी खुद की वेबसाइट में। डन। अब तुम्हारी बुक की लैंग्वेज पढ़ेंगे, शॉर्ट, हाँ लिख लो। आ जाइए, अब आपकी बुक से पढ़ेंगे। सबसे पहले हेडिंग दिख रही है, हेडिंग में ही सारी बात कर दी है, कोर बातें हेडिंग की है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड कंपनी क्या करे?
फॉर्मुलेट करे मतलब बनाए, फॉर्म करे, और साथ में क्या करे, पब्लिश। क्या, किस चीज की, कोड ऑफ प्रैक्टिस और प्रोसीजर, कैसे फेयर डिस्क्लोजर यूपीएसआई का देना है हमें ऑफिशियल वेबसाइट में। ठीक है, चलो अब ये रेगुलेटरी इंटेंट बता दिया, फिर रेगुलेशन बता दिया 8 का 1, फिर 8 का 2 बता दिया, फिर यहाँ पे उन्होंने बताया कि लेस्टिमेट पर्पस। ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करें। This provision intend to require every company whose security are listed on the stock exchange to formulate। ये प्रोविजन क्या बोलता है, वही खींच कर बात है, फटाफट खुद से रीड करो एक बार, खुद से रीड करो। ऊपर जो बोला था उसी को तो बिछाया है। ये रेगुलेशन बोलता है कि जो लिस्टेड कंपनी है उन्हें फेयर डिस्क्लोजर देना चाहिए, अपना कोड बना के रखना चाहिए, और फिर क्या बोला, प्रिंसिपल का ध्यान रखना। तीसरी लाइन से क्या चालोगे, प्रिंसिपल इक्वालिटी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, पब्लिकेशन ऑफ द पॉलिसी, डिविडेंड, इनऑर्गेनिक, मीटिंग, एनालिसिस, पब्लिकेशन, सबका ध्यान रखो। देन उसके बाद क्या लिखा है, रेगुलेशन 8.1। रेगुलेशन 8.1 क्या बोलता है, रीड करो फिर से सेम। जो मैंने तुम्हें अभी कोर बताया ना वही कोर था, ये इसको बिछा बिछा के बता रहा है। क्या बता रहा है कि भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवरी कंपनी सिक्योरिटी लिस्टेड, ऊपर भी तो ये बताए पब्लिश करो ऑफिशियल। बच्चों ये 2 लाइन में उन्होंने बता डाला है सब कुछ। फिर उसके बाद 2 क्या बोलता है, एवरी सच कोड ऑफ प्रैक्टिस प्रोसीजर फेयर डिस्क्लोजर यूपीएसआई इन्फॉर्मेशन एवरी अमेंडमेंट शेल बी प्रॉम्प्टली इंटीमेट। कुछ भी चेंजेस होता है जल्दी जल्दी बताओ, कुछ अलग बताए, आओ। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिस्टेड कंपनी शेल मेक पॉलिसी डिटरमाइन लेस्टिमेट पर्पस, ये लोगो पढ़ चुके। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इनसाइडर, पार्टनर, कोलैबोरेटर, लेंडर, कस्टमर, सप्लायर, मर्चेंट बैंकर, याद आया, कुछ अनोखी बात थी। बस अब ऐसे ही है तुम्हारा जीवन इस चैप्टर में, अब ऐसे ही है रिपीटेशन वाला। ठीक है, चलो। हाँ सही में पूछते, हाँ घटिया है, पूछता तो है। घटिया नहीं कहूंगी, जनरल बोलूंगी मैं। ठीक है, ये चीज ऐसी है कि हम कैसे लिखे, आपको बस 3 हेडिंग बनानी है। क्या ये 3 हेडिंग बना लोगे, तुमको बस ये 3 हेडिंग का 3 प्रेजेंटेशन देना है। तुमको दिखने में छोटा लग रहा है, जब तुम लिखोगे वो छोटा नहीं है, तुम्हारा 1 1.5 पन्ना आराम से भर जाएगा, तो वो मत टेंशन लो। ठीक, चलो नेक्स्ट। इसके बाद क्या है टॉपिक, कोड ऑफ कंडक्ट। आओ पहले शॉर्ट में समझ लो, पूरा हिसाब किताब समझ लो, फिर से वो रिपीट मारता है। कोड ऑफ कंडक्ट, लिस्टेड कंपनी, इंटरमीडियरीज एंड अदर, जिस किसी के पास भी क्या है, यूपीएसआई है, ठीक है, मस्ट हैव टू कोड। ठीक है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, रेगुलेट, मॉनिटर, रिपोर्ट ट्रेडिंग बाय द इनसाइडर एंड देयर रिलेटिव। अगर इनसाइडर कुछ कर रहा है या उसका रिलेटिव कर रहा है, फॉलो द मिनिमम स्टैंडर्ड, जो अभी पढ़ेंगे। कुल मिलाकर सबसे पहले हमने प्रिंसिपल ऑफ फेयर डिस्क्लोजर पढ़ा। फिर जब फेयर डिस्क्लोजर की बात आई कि उन्होंने कहा भैया पब्लिश कर देना और ध्यान रखना प्रिंसिपल जो ऊपर है। सेम कोड ऑफ कंडक्ट, क्या काम करने के तरीके। अब जो कोड ऑफ कंडक्ट होगा क्या फॉलो करना है, मिनिमम स्टैंडर्ड जो नीचे दे रखा है। ठीक, नीचे हु मस्ट बी कवर्ड, यहाँ पे कौन कौन कवर होते हैं, इनसाइडर, इन्होंने कहा भैया एम्प्लॉइज कवर होते हैं जिनके पास यूपीएसआई का एसेस है। ठीक है, प्रमोटर ऑफ लिस्टेड कंपनी, सीनियर एग्जीक्यूटिव जिसमें सीईओ 2 लेवल बिलो, ये सब कवर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सपोर्ट स्टाफ लाइक आईटी, देन सेक्रेटेरियल टीम। अब हम लोग भी तो इन्वॉल्व होते हैं ना, हमारे पास भी तो इन्फॉर्मेशन आएगी। तो कुल मिलाकर इन्होंने बस क्या बोला कि यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट किस किस को फॉलो करना है, काम करते वक्त कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स है जो आपको फॉलो तो करने पड़ेंगे। ठीक, फटाफट लिख लो, यही कोर है, फिर तो सब रिपीट है। जाएगा, ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। अब ये पूरा रिपीट है, इंपॉर्टेंट बात यहां बोल दी है, फिर से रिपीट 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 रिपीट। बच्चों चुपचाप खुद बोलो, रीड कर लोगे, करना पड़ेगा। ठीक है, यहां से बढ़ रही, यहां से डन, पूरा रिपीटेशन है, एक बार 1 रीड करेंगे। ठीक, चलो। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सच अदर, जो भी एनालॉगस अथॉरिटी है, ठीक, शेल बी कंसल्टेट विद द कंप्लायंस ऑफिसर स्पेसिफाई, कौन डेजिग्नेटेड पर्सन होता है उन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है। यहाँ पे कौन कौन से एम्प्लॉइज कवर होंगे जो अभी मैंने बताया, एम्प्लॉय ऑफ द लिस्टेड कंपनी, इंटरमीडिएट, फिड्यूसर, डेजिग्नेटेड एम्प्लॉय, मटेरियल सब्सिडी, ऑल प्रमोटर ऑफ लिस्टेड कंपनी प्रमोटर, देन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एनी
सपोर्ट स्टाफ और लिस्टेड, जो अभी एंडेड में पढ़ा ना, वो यही था। ठीक है, चलो यहां खत्म। अब वो मिनिमम, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुझसे पूछोगे दीदी इंपॉर्टेंट क्या है, तो वापस से आओ। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, कोड। कोड में पहले कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर दे रखा है। ये क्या बताता है, कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर क्या बताता है बताओ? कि लिस्टेड कंपनी को पब्लिश करना है। प्रिंसिपल तो उसके अंदर था। ठीक है, तो प्रिंसिपल में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा क्या जा सकता है, प्रिंसिपल बताओ। लेकिन कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर क्या बोलता है, जब ये आपके प्रिंसिपल तैयार हो जाएंगे तो इसका डिस्क्लोजर अपनी वेबसाइट में दे देना। इसमें क्या कोई ठोस बात तो बोली नहीं, छोटी सी जनरल बात बोली। फिर ऐसे ही मिनिमम स्टैंडर्ड जो आप हो गए, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं। ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या बोलता है, ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या बोलता है कि भैया ये जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स है वो किसको फॉलो करना है। समझ रहे हो? तो ये इनका बैकग्राउंड है, ये इनका इंट्रोडक्शन है। ये क्या है, इंट्रोडक्शन। ये क्या है, इंट्रोडक्शन। जो कंटेंट है इंपॉर्टेंट पोर्शन वाला, वो प्रिंसिपल और मिनिमम स्टैंडर्ड्स है, डन। लेकिन स्टिल उसको एक बार वन रीड तो करना पड़ेगा। नहीं समझ में आएगा उसका वो जनरल इंट्रोडक्शन पोर्शन, तो एक बार पूछेंगे, ठीक है। लेकिन शॉर्ट में जो समझा है वही है, कुछ है ही नहीं। अभी एक तो पढ़ा है ना कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर, ऐसे ही कोड ऑफ कंडक्ट। चलो इंपॉर्टेंट क्या लिखा है, मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर दी कोड ऑफ कंडक्ट। अब यहाँ लाइन से बोल रहे, सबसे पहले क्या बोला, The regulation laid down following minimum code of conduct for the listed company regulate monitor report trading by the designated person। ऊपर जो भी हमने designated person बोला, उनको बोला भैया तुमको रेगुलेट करना है, तुमको मॉनिटर करना है, तुमको रिपोर्ट करना है। ठीक है, क्या कि जो भी कंप्लाइंस ऑफिसर ऑफिसर है शेल रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन अ पर्टिकुलर, शेल प्रोवाइड द रिपोर्ट टू द चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमिटी इफ एनी, अगर ऑडिट कमिटी है तो, और the chairman of the board of director as such frequency as may be stipulated by the board of director but not less than once in a year। मतलब साल में एक बार तो जरूर। क्या करेगा, शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो बस आपको क्या याद रखना है, कंप्लाइंस ऑफिसर रिपोर्ट करेगा किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, कम से कम साल में एक बार। क्या रिपोर्टिंग करेगा, कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर। ठीक, चलो नेक्स्ट। हेलो हेलो बच्चों, अपन उस जमाने में बहुत लड़ाइयाँ होती थी, वॉर होती थी, तो राजा अपनी जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है, बड़ी बड़ी वॉलें बनाता था। काम बहुत होता था वॉल बनाने का, है ना ताकि कोई भी सेना आए तो वॉल उसे रोक ले। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही। चलो, तो वहां पे वॉल का काम क्या था, वॉल का काम क्या था, प्रोटेक्शन। तो एक्चुअली में यहाँ पे यही बोला जा रहा है, हम क्या पढ़ रहे हैं, मिनिमम कोड ऑफ कंडक्ट के मिनिमम स्टैंडर्ड्स। तो कोड ऑफ कंडक्ट के मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्या हैं, कि हम ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाए, ऐसी वॉल तैयार करें ताकि क्या हो जाए, प्रोटेक्शन हो जाए। यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग की बात हो रही है ना, हम कह रहे भैया इनसाइडर पर्सन क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है, तो हमें एक वॉल तैयार करनी पड़ेगी ताकि क्या हो, इन्फॉर्मेशन लीक ना हो। बात समझ में आ रही है? एग्जाम में कभी कभार चाइनीज वॉल पूछ लेता है कि भैया बताओ क्या है ये चाइना की वॉल। ठीक है, तो वो वाली चाइना की वॉल नहीं बताना है यहाँ पे, वो नाम इसलिए दिया गया है प्रोटेक्शन के कारण। ठीक है है ना, मन से लिख रहे, किसी ने पहली बार ही सुना ये चाइनीज वॉल, ठीक है चाइना के बारे में लिख देते हो। जब बोलते ना कि कुछ ना बने तो कुछ भी फेंक कर आना, है ना, तो चाइना के बारे में कर रहे हो। आओ थोड़ा सा समझो चाइनीज वॉल पॉलिसी। ठीक है, शॉर्ट में समझो पहले। Price sensitive information in a company are required to disseminate stock exchange on a continuous basis so as to prevent the misuse। हम नहीं चाहते मिसयूज हो ऑफ सच प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अडॉप्ट दी पॉलिसी, आपको एक पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए जिस पॉलिसी का नाम सेपरेट दोज आर, उन्होंने कहा जो इंटरनल जो ऑलरेडी जो रूल्स रेगुलेशन बने उससे थोड़ा सा डिफरेंट रहे। ठीक है, जो रूटीन से थोड़ा सा अलग रहे, जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल रहे। ठीक है, फ्रॉम द एक्सटर्नल एरियाज, बाहर का कोई भी बंदा आकर ये इन्फॉर्मेशन ऐसे ही नहीं ले सकता। तो इसके लिए एक अलग से एक पॉलिसी बनाई जाती है जिस पॉलिसी का नाम क्या है, चाइनीज वॉल पॉलिसी। ठीक है, द कोड ऑफ कंडक्ट शेल कंटेन नॉर्म्स फॉर द अप्रोप्रिएट चाइनीज वॉल प्रोसीजर एंड द प्रोसेस फॉर परमिटिंग एनी डेजिग्नेटेड पर्सन टू क्रॉस दी वॉल। हम नहीं चाहेंगे कि भैया आप उस वॉल को क्या करो, क्रॉस करो, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन लीक हो जाए। डन, चलो नेक्स्ट। Designated person or immediate relative of the designated person in the organization shall be governed by the internal code of conduct governing dealing in the security। आपको internal code of conduct follow करना पड़ेगा। किसको,
डेजिग्नेटेड पर्सन को भी और उसके रिलेटिव को भी. डेजिग्नेटेड पर्सन मे एग्जीक्यूट ट्रेड. में मतलब क्या? ऑप्शन. वो चाहे तो क्या कर सकता है? ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता है सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद दीज रेगुलेशन. टुवर्ड्स दिस एंड क्या लिखा है? नोशनल ट्रेडिंग विंडो शेल बी यूज एज अ इंस्ट्रूमेंट मॉनिटरिंग ट्रेडिंग बाय द डेजिग्नेटेड पर्सन. डेजिग्नेटेड पर्सन, तुम अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो, जैसे कि हमने आगे भी पढ़ा है ट्रेडिंग प्लान इन सब में, तो अगर कोई भी डेजिग्नेटेड पर्सन है वो एग्जीक्यूट करना चाहता है, लेकिन सब्जेक्ट टू कंप्लायंसेस. कंप्लायंसेस जो हमारे रूल्स बोलते हैं, रूल्स ट्रेडिंग प्लान, याद आ रहा है? ठीक है, बस प्लीज उसका ध्यान रखना. नेक्स्ट, ट्रेडिंग विंडो शेल बी क्लोज. ट्रेडिंग विंडो शेल बी क्लोज व्हेन द कंप्लायंस ऑफिसर क्या करेगा? डिटरमाइन कि डेजिग्नेटेड पर्सन और अ क्लास ऑफ डेजिग्नेटेड पर्सन कैन रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू हैव पोजीशन ऑफ द यूपीएसआई इंफॉर्मेशन एंड सच क्लोजर शेल बी इम्पोज इन रिलेशन टू सच सिक्योरिटी सच अनपब्लिक प्राइस सेंसिटिव. बच्चों पढ़ क्या रहे हैं? बहुत ही बोरिंग कंसेप्ट पढ़ रहे हैं. क्या पढ़ रहे हैं? क्या क्या मिनिमम स्टैंडर्ड? पहला, कंप्लायंस ऑफिसर तुमको रिपोर्ट करना है. दूसरा, नीड टू नो बेसिस में इंफॉर्मेशन देना है. तीसरा, चाइनीज वॉल पॉलिसी फॉलो करना है. चौथा, डेजिग्नेटेड पर्सन और इमीडिएट रिलेटिव तुमको भी इंटरनल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने पड़ेंगे. फिफ्थ पॉइंट, आप चाहो तो एग्जीक्यूट कर सकते हो, कंप्लायंसेस का ध्यान दो. सिक्स पॉइंट, ट्रेनिंग विंडो जब क्लोज हो जाएगा, कंप्लायंस ऑफिसर डिटरमाइन करेगा कौन कौन है डेजिग्नेटेड पर्सन जिनके पास ये यूपीएसआई इंफॉर्मेशन है. समझ में आ रहा है? डेजिग्नेटेड पर्सन और उसके जो इमीडिएट रिलेटिव है शेल नॉट ट्रेड इन दी सिक्योरिटी व्हेन ट्रेडिंग विंडो इज क्लोज. विंडो अगर क्लोज होगी तो आप ये ट्रेडिंग नहीं कर सकते. डन. ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शन पीरियड एप्लीकेबल एंड ऑफ द एवरी क्वार्टर. एक ड्यूरेशन बोल दिया, ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शन पीरियड. तो ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शन पीरियड किसको बोला? एंड ऑफ द एवरी क्वार्टर. मतलब जैसे आपका क्वार्टर एंड होगा टिल कब तक? 48 आवर्स, मतलब 2 दिन. 48 आवर्स मतलब क्या? 2 दिन. आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिजल्ट. कुछ टाइम है जिस टाइम पे ट्रेडिंग अलाउड है. याद करो ट्रेडिंग विंडो, सॉरी ट्रेडिंग प्लान. ट्रेडिंग प्लान में हमने क्या पढ़ा था? कंप्लायंस ऑफिसर एक बार चेक कर ले, जब फाइनेंशियल रिजल्ट आने वाला है उसके आसपास ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए. तो रिस्ट्रिक्शन वाला ड्यूरेशन कौन सा है? एंड ऑफ द क्वार्टर टिल जब तक 2 दिन ना हो जाए, आफ्टर दी फाइनेंशियल रिजल्ट जैसे खत्म होगा वहां से 2 दिन तक. द गैप बिटवीन द क्लियरेंस ऑफ द अकाउंट्स बाय द ऑडिट कमिटी. टाइम लग रहा है ऑडिट कमिटी के द्वारा, वो जब क्लियरेंस कर रहा है, और बोर्ड मीटिंग शुड बी नैरो एज पॉसिबल. जितना हो सके उसे नैरो करो, प्रेफरेबली सेम डे टू अवॉइड द लीकेज ऑफ द मटेरियल. सारी चीजें एक ही दिन फटाफट अप्रूव कर लो, नहीं तो जितना ज्यादा समय लगेगा, पोस्टपोन होगा, डिले होगा, उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन लीक होगी. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, ट्रेडिंग विंडो क्या बोल रहा है? रिस्ट्रिक्शन मेंशन अबव नॉट अप्लाई. यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है. कौन से वाले पॉइंट में? इन्होंने कहा कि भाई हम ट्रांजेक्शन क्लॉज कौन सा? 1 से लेकर 4th पॉइंट. और क्या बोला? 6 ऑफ द प्रोविजन सब रेगुलेशन 1 ऑफ द रेगुलेशन 4. अब रेगुलेशन 4 की बात कर दी इन लोगों ने. ठीक है. इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लेज ऑफ द शेयर ऑफ द बोनाफाइड पर्सन, रेज ऑफ द फंड सब्जेक्ट टू प्री क्लियरेंस. किसकी बात हो रही है? इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लेज. रेगुलेशन 4 का सब रेगुलेशन 1 के ये सारे पॉइंट्स और प्लेज वाले पॉइंट्स, ट्रांजेक्शन अंडरटेकन इन अकॉर्डिंग विद द रिस्पेक्टिव रेगुलेशन मेड बाय द सेबी, कन्वर्सेशन ऑफ द वारंट डिबेंचर, इन सब में एप्लीकेबल नहीं है. वापस हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? ट्रेडिंग विंडो रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है, जो यहाँ सब रेगुलेशन 4 में दे रखा है. ठीक है. अब सब रेगुलेशन 4 याद करो क्या क्या था. सॉरी, रेगुलेशन 4 क्या था? एक्सेप्शन वाली केसेस. वहां से उन्होंने 1 में भी क्या बोला? क्लॉज 1 से लेकर 4. किस कौन सा वाले को छोड़ दिया है? 5th वाला कौन सा था? नॉन इंडिविजुअल वाला. वो कंपनी वाला केस था, 2 अलग पर्सन. उसे छोड़कर बाकी सबको बोला कि भैया रेस्ट्रिक्शन पीरियड नहीं लगेगा तुम पे. एंड प्लेज भी किया बोनाफाइड. वहां पे भी हमने प्लेज को लेकर पढ़ा था. ठीक है. बोनाफाइड पर्पस के लिए क्या है वहां पे पढ़ा था? प्लेज वगैरह कर सकते हैं ट्रेडिंग विंडो अगर क्लोज है तो भी, लेकिन बोनाफाइड होनी चाहिए. ठीक है. गुड फेथ में होना चाहिए. अब यहाँ क्या बोल दिया? पहला रिस्ट्रिक्शन इनमें नहीं लगेगा, दूसरा किस में नहीं लगेगा? वारंट को क्या कर रहे हो? कन्वर्ट. डिबेंचर को कन्वर्ट करो. सब्सक्राइब करो राइट इश्यू फॉर द पब्लिक, प्रेफरेंस, टेंडरिंग, बायबैक, ऑफर. पूरा से भी तुम्हें याद आ जाना चाहिए. डीलिस्टिंग, ट्रांजैक्शन, इन सारे केसेस में रिस्ट्रिक्शन पीरियड नहीं लगेगा. ये चीज वैसे चलेंगे जैसी चल रही है. ठीक. रीओपन होगा फ्री ट्रेडिंग विंडो. ठीक है. कंप्लायंस ऑफिसर तुमको डिटरमाइन करना है. नेक्स्ट, अब इन्होंने जो हेडिंग बना के रखी है बस उस पर ध्यान दो. क्या लिखा है? प्री क्लियरेंस बाय द कंप्लायंस ऑफिसर. सोचो खुद से. कंप्लायंस ऑफिसर काम है पूरा प्री क्लियरेंस करे. नेक्स्ट, डिक्लेरेशन अप्रूव करने से पहले कंप्लायंस ऑफिसर क्या करेगा? डिक्लेरेशन देगा कि भाई ये प्री क्लियरेंस का इफेक्ट क्या है.
declaration reasonably capable of being rendered inaccurate. He also have regarded there any declaration, उसे चेक करना है कि भैया सब सही है कि नहीं. Then trade pre-clearance have to execute it, जैसा बोला है फिर उसे execute करवाओ. फिर उन्होंने क्या बोला, shall not execute, कुछ याद आ रहा है, कॉन्ट्रा ट्रेड रेगुलेशन नंबर 4 उसमें पढ़ा था कि भैया कॉन्ट्रा ट्रेड इसमें एप्लीकेबल नहीं है. चलो बस हेडिंग. फिर क्या लिखा है, क्या है फॉर्मेट, प्रिस्क्राइब्ड. ठीक है, इन्होंने कहा बोर्ड, भैया बोर्ड ही बताएगी कहाँ है. फिर विदाउट प्रेजुडाइज दी पावर, सेबी की पावर, कोड ऑफ कंडक्ट स्टिपुलेटेड द सैंक्शन एंड डिसिप्लिनरी एक्शन. प्लीज इन सब चीजों का, सेबी की पावर का ध्यान रखना और इन सारी चीजों में जब रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे तो उनका कंसर्न रखना. ठीक है. देन वॉयलेशन ऑफ दीज रेगुलेशन शेल इन्फॉर्म, अगर कुछ भी वॉयलेशन हुआ सेबी को जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म किया जाएगा. डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, नाम और पेन के साथ. डेजिग्नेटेड पर्सन शेल बी रिक्वायर्ड टू, अपना नाम बताओ, अपना पेन बताओ और एनी आइडेंटिटी ऑथराइज, अगर पेन नहीं है तो कुछ भी, ये डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. ठीक है. व्हेन द इंफॉर्मेशन चेंज, इमीडिएट रिलेटिव, पर्सन विथ हुम, डेजिग्नेटेड पर्सन, मटेरियल, फाइनेंशियल रिलेशन, फोन, मोबाइल, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी. जनरल चल रहा है, मिनिमम स्टैंडर्ड किसके, कोड ऑफ कंडक्ट के. नेक्स्ट मटेरियल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उन्होंने यहाँ पे टर्म यूज किया ना कि भैया मटेरियल फाइनेंशियल रिलेशन, सॉरी, मींस कितना तक का, प्रेसिडिंग मेरा और तुम्हारा मटेरियल फाइनेंशियल रिलेशन है. ये कैसे पता चलेगा, पिछले 12 महीने में 25% तक के कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो मटेरियल नेचर के. ठीक है. देन इनसाइड लिस्टेड कंपनी process shall have processed how and when the people are brought inside and the sensitive transaction. आपके पास प्रॉपर प्रोसेस होनी चाहिए. ये क्या हो गया इसमें, चलो चलो देख लियो. नेक्स्ट बुक में देखो हेडिंग क्या लिखा है, हेडिंग से कंक्लूड करो. हेडिंग क्या है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म. कुछ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जिससे हम क्या करेंगे, इनसाइड ट्रेडिंग को रोकेंगे. ठीक है. अब ये लंबा चौड़ा दिख रहा है. पहला पॉइंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पहला. दूसरा मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर एनी अदर एनालॉगस, मतलब सिमिलर, ऐसे ही लोग सिमिलर नेचर वाले ऑफ द लिस्टेड कंपनी या फिर इंटरमीडियरी या फिर फिड्यूशियरी शेल पुट इन अ प्लेस एडुकेट इफेक्टिव सिस्टम. इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें क्या करना है, एडुकेट इफेक्टिव सिस्टम्स बनाने हैं इंटरनल कंट्रोल के, ताकि इंश्योर हो सके सारे सारे कंप्लायंसेस जो भी इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं. डन, ताकि प्रिवेंट कर सके. पहला पॉइंट कंसेप्ट समझ में आ रहा है. या तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एमडी या फिर इससे मिलते जुलते जो भी सिमिलर लोग हैं, इंटरमीडियरीज, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक ऐसा सिस्टम डेवलप करो ताकि इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो. ठीक है. इंटरनल कंट्रोल आपको डेवलप करना है. इंटरनल कंट्रोल में ये सारी चीजें आती है. पहला, सारे के सारे एम्प्लॉइज हैव एक्सेस टू यूपीएसआई, आइडेंटिफाई एज अ डेजिग्नेटेड पर्सन. जिन सबके पास से इंफॉर्मेशन है हम उन्हें क्या मानेंगे, डेजिग्नेटेड पर्सन. ऑल यूपीएसआई आइडेंटिफाइड कॉन्फिडेंशियली शेल बी मेंटेन, इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करके रखना है. एडुकेट रिस्ट्रिक्शंस लगाना है कि भैया ना कम्युनिकेशन हो ना प्रोक्योरमेंट हो. लिस्ट बनानी है सारे एम्प्लॉइज की, पर्सन की जिनके पास इंफॉर्मेशन है. ठीक है. उनको साफ नोटिस भेजना है कि भैया ये इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखना है, कहीं किसी को देना नहीं है, उनके साथ कॉन्फिडेंशियल अग्रीमेंट होगा. ऑल रिलेवेंट रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड रेगुलेशन शेल बी कंप्लाई. पीरियोडिक प्रोसेस रिव्यू इवैल्यूएट कि भैया इंटरनल कंट्रोल को समय समय में देखते रहो. चल क्या रहा है मुझे बताओ. तब से हम डीसीपीटी सेम चीजें पढ़ रहे हैं, वापस सिस्टम पढ़ रहे हैं जो हम 3, 4, 5 में पढ़ चुके ना. ऐसा 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 नहीं होना चाहिए. उसके लिए आपको खुद से कोड ऑफ कंडक्ट बनाने पड़ेंगे. वो कोड ऑफ कंडक्ट में हमने पढ़ा कि भैया कैसे रोकेंगे. तो ये लोग हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनल कंट्रोल बनाना. अब जब ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाएंगे, ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो इन्होंने बताया. नेक्स्ट क्या बताए, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एवरी लिस्टेड कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंटरमीडिएट फिड्यूसरी इंश्योर करेंगे. ठीक है. दैट द चीफ एग्जीक्यूटिव, एमडी, सच एनालॉगस पर्सन इंश्योर. क्या अनोखी बात बोली, रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी. हेड को बोल दे भैया तुम इनको देखो, फिर ये आगे काम करेंगे. नेक्स्ट ऑडिट कमिटी लिस्टेड कंपनी की. ठीक है. या फिर जो भी एनालॉगस है इंटरमीडिएट फिड्यूसरी एटलीस्ट वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर, ऊपर पढ़ा तो था. ठीक है. वेरीफाई द सिस्टम इंटरनल. नेक्स्ट शेल फॉर्मुलेट क्या,
रिटर्न पॉलिसी, ऊपर भी तो ये पढ़ते जा रहे हैं, पॉलिसी बनाओ, प्रोसीजर बताओ, ताकि इंक्वायरी कर सके कि भैया इंफॉर्मेशन लीक कैसी हुई। नेक्स्ट, ये क्या लिखा है, शोर मचाना, मतलब रिसल, ठीक है। इंफॉर्मेशन, अगर किसी के साथ कुछ भी गलत हो रहा है, लिस्टेड कंपनी को अपनी एक विसल ब्लोअर पॉलिसी बनानी पड़ेगी, जिसमें जिसमें एम्प्लॉय अवेयर ऑफ द सच पॉलिसी टू अनेबल द एम्प्लॉय टू रिपोर्ट तुरंत के तुरंत, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लीक हुई है तो तुरंत के तुरंत शिकायत करने जाएगा। तो ये पॉलिसी पूरी तैयार करो, कहाँ शिकायत होगी, कहाँ आपकी बातें सुनी जाएंगी, जो शिकायत करने वाला है उसका भी नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे जयश्री के अगेंस्ट केस करना है, केस बोल रही इन्फॉर्मेशन बतानी है, इसने लीक करी इन्फॉर्मेशन, तो मैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ। तो पॉलिसी बनाओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कि मुझे अगर ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो कहाँ तक पहुंचानी है, उसकी कैसे डीलिंग होगी, और ट्राई करो मेरी आइडेंटिटी भी पता ना चले, नहीं तो जयश्री तुमसे बदला लेने आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? चलो, इफ द इंक्वायरी हैज बीन इनिशिएटेड बाय लिस्टेड कंपनी इन केस ऑफ लीक, कैसे इंक्वायरी वगैरह इनिशिएट होंगे, ये सब बनाओ। हमने अभी क्या पढ़ा, सबकी हेडिंग अलग है, ध्यान देना। अभी हमने पढ़ा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, सिस्टम्स बनने चाहिए ताकि इनसाइडर ट्रेडिंग को रोके। पहले तो लोग बता दे ये लोग, फिर सेकंड पॉइंट क्या बताया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हेड, तुमको इन लोगों पे नजर रखना है, फिर ऑडिट कमिटी, तुमको भी भैया साल में एक बार मिलना है, इन सबको लेकर डिस्कस करना है, रिटर्न पॉलिसी बना लो, और एक और पॉलिसी बनाओ विसल ब्लोअर पॉलिसी, जिसमें बताओगे कि भैया हमको अगर किसी की शिकायत करनी तो कैसे क्या हम इंफॉर्मेशन, हर एम्प्लॉय को अवेयर होना चाहिए कि कहाँ शिकायत करनी चाहिए। डन, खत्म, रिपीट। क्या लिखा है, पेनल्टी, क्या 15G याद आ रहा है? अभी स्टार्टिंग में 15G पढ़ा था, जरा बताओ क्या थी पेनल्टी। वेरी गुड, 10 लाख से 25 करो, 3 टाइम्स विच एवर इज हायर, 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट, सेम रिपीट। पता नहीं क्या मन करता है। सेक्शन 24, सेबी की पेनल्टी, इफ एनी पर्सन कॉन्ट्रावेन अटेम्प्ट या फिर अबेट, मैंने कॉन्ट्रावेन किया किसी, या फिर मैंने कर दिया गलत काम, या फिर अटेम्प्ट किया, या फिर अबेट किया मतलब किसी और को एनकरेज किया, तो भाई एक्ट रूल्स रेगुलेशन, नीचे पेनल्टी 10 साल या फिर 25 करोड़ या फिर बोथ, ठीक है। इफ एनी पर्सन फेल टू पे पेनल्टी, ये वाली पेनल्टी देने में फेल हो गए और लगेगा जेल 1 महीना तो कम से कम जाना पड़ेगा, जो 10 साल भी हो सकता है, 25 करोड़ बोथ, ये एडिशनल है। पहले तो बोला पेनल्टी दो क्योंकि कॉन्ट्रावेन किया है, ये पेनल्टी देने में फेल और एक्स्ट्रा एडिशनल ये भी करो। भाई पहले नहीं दे पा रहे थे तभी और लगा दिया, मतलब जेल में जाकर 1 महीने कम से कम तो जेल की सजा। इसमें बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सीधा मैक्सिमम 10 ईयर है और यहाँ मिनिमम मैक्सिमम 2, ये डिफरेंस याद रखना, अदरवाइज सिमिलर है। चलो, खुश नहीं हो 45 डेज के अंदर सेट के पास जाने का। अब इन्होंने कहा भैया कंपनी का जो सीएस है उसे क्या बनाया है, कंप्लायंस ऑफिसर, तब बनाया जाएगा जब उस सीएस के पास क्या है, फाइनेंशियली लिटरेसी। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा उन्होंने बोल दिया, हमने जो तुम्हें इतने लंबे चौड़े रेगुलेशन पढ़ाया है एंश्योर करो, कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर बताया है एंश्योर करो, कोड ऑफ कंडक्ट बताया, बनाओ भाई। रिसीव, कुछ याद आ रहा है, इनिशियल 7 दिन के अंदर, ठीक है याद आ रहा है, तो ये लिखा है 7 दिन वाला इनिशियल डिस्क्लोजर। रिसीव एनी प्रमोटर, कंटिन्यू डिस्क्लोजर याद आया, मतलब जो चैप्टर पढ़ा बस क्या बोल दिया, तुम सीएस एज अ कंप्लायंस ऑफिसर है, तुमको फिर से पूरा चैप्टर रिपीट मार दिया। देख रहे हो, प्री क्लियरेंस, एंश्योर, नो ट्रेडिंग 28 डे प्रायर ऑफ द फाइनेंशियल, ट्रेडिंग प्लान, मेंटेन रिकॉर्ड, टेक एडिशनल, मॉनिटर, ये पूरी लिस्ट, ये देखो पूरी लिस्ट, किसकी लिस्ट, मेंटेन डिजिटल डेटाबेस, याद आ रहा है डिजिटल डेटाबेस, ड्यू नोटिस, कॉन्फिडेंशियलिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एजुकेट असिस्ट करो, मतलब ये पूरे 27 पॉइंट्स पूरा पूरा रिपीट, जो भी हमने पढ़ा कि भैया मेंटेन करो लिस्ट, इंफॉर्मेशन क्या क्या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, किन किन के पास इंफॉर्मेशन है, तो एज अ सीएस जो पूरा चैप्टर हमने पढ़ाया ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये मैं नहीं पढ़ाने वाली क्योंकि ये तो पूरा रिपीट है ना। बस अब आप क्या पढ़ रहे हो, एज अ सीएस ये सारे काम हो रहे, जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हम पहले से ही ध्यान रख रहे थे एज अ सीएस हमको ये काम करवाने हैं, दैट्स इट, लेकिन पढ़ना है क्योंकि एक साथ पॉइंट्स दे रखे, रिपीट है। चेकलिस्ट दे दी, व्हाट डू मीन बाय चेकलिस्ट, जब प्रैक्टिकली काम करने जाते हो ना, ये सब हो गया है, ऐसे ना पेपर, ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया, मतलब सेम वही चीज है बस चेकलिस्ट फॉर्म में, पॉइंट वाइज है। चेकलिस्ट किसकी, कंप्लायंस ऑफिसर, ठीक है। देखो चेकलिस्ट केएमपी की चेकलिस्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेकलिस्ट किसकी, प्रैक्टिसिंग सीएस फर्म,
ठीक है, एडवोकेट, ऑडिटर, प्रैक्टिसिंग, सबकी। अब कंप्लाइंस ऑफिसर का मीनिंग फिर से बता दिया, लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, पर्सन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द बेसिक स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब बताया भैया तुम्हें बैलेंस शीट समझ में आनी चाहिए, इसीलिए तुम्हारा अकाउंट्स होता है कि थोड़ा बहुत नॉलेज तो रहे। बैलेंस शीट बनाने को नहीं बोल रहे, जो बनकर आ गई है उसे समझ तो सकते हो, इतना नॉलेज बस रखो। ठीक है, हु शेल बी रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपकी कंप्लाइंस ऑफिसर की, याद आ रहा है, कंप्लाइंस पॉलिसी प्रोसीजर, ऊपर वाले पॉइंट्स जब डेफिनेशन पड़ी थी, मेंटेन रिकॉर्ड, एडेरेंस रूल्स, मॉनिटर, कोड स्पेसिफाइड, ऊपर पढ़ा था ना, रिपीट है, मुझे लग रहा है कि तुमको भी लग रहा है, बस बता दो, है ना पूरा रिपीट, थोड़ा ऐसे शक्ल बनाओ, हाँ दीदी बिल्कुल ऐसे जोश दिखना चाहिए मुझे। अब इन्होंने पॉलिसी प्रोसीजर का कंप्लाइंस करना है, चलो कंपनी आपको कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाना है, फेयर डिस्क्लोजर पढ़ा है, कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर वेबसाइट में पब्लिश करना है, ऊपर अभी पढ़ा। जैसे उन्होंने बोला सीएस कंप्लाइंस, ऊपर पढ़ा ना, सीएस कंप्लाइंस ऑफिसर है, अब क्या बोला कंप्लाइंस ऑफिसर के काम, बच्चों क्या फिर से वही सारी बातें नहीं बता रहे, मेंटेन करो रिकॉर्ड, मॉनिटर करो यूपीएसआई, एडवाइस करो मिनिमम स्टैंडर्ड, एडवाइस करो, एडवाइस एडवाइस भैया जो पढ़कर आए हो सब एडवाइस करो, ये याद है, प्रिस्क्राइब करो नॉर्म्स किसकी, ठीक है, ट्रेडिंग प्लान मॉनिटर करो, अप्रूव करो, कंप्लाइंस ऑफिसर का काम था ना ट्रेडिंग प्लान को अप्रूव करना, इंटीमेट करो स्टॉक एक्सचेंज को, इनिशियल कंटिन्यूअल याद आ गया, अदर कनेक्टेड पर्सन, किसकी चेकलिस्ट, और अदर एम्प्लॉइज, इनिशियल कंटिन्यूअस की इंक्लूडिंग सीएस, किसकी चेकलिस्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बनाओ, भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी सेम चीजें देख रहा है, फेयर डिस्क्लोजर, कोड ऑफ कंडक्ट, कम्युनिकेशन यूपीएसआई, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, कंसल्टेशन कंप्लाइंस ऑफिसर विद दी, फिक्स थ्रेशोल्ड, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, सेम तो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम ही तो सीएस करवा रहा है। अब क्या दे दिया उन्होंने, एक केस, केस का कंक्लूजन यही है, पढ़ो जरा, क्या है कंक्लूजन, इनसाइड ट्रेडिंग नॉट बी प्रेज्यूम ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी बिटवीन पार्टीज, मतलब क्या बोलना चाह रहा है, एब्सेंस ऑफ रिकॉर्ड, आप प्रॉक्सिमेट नहीं कर सकते, एब्सेंस ऑफ रिकॉर्ड टू शो फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन, हेंस प्रोड्यूसिंग कोजेंट, कोजेंट मतलब एकदम क्लियर मटेरियल, ठीक है, लेटर, ईमेल, विटनेस, सेट कम्युनिकेशन यूपीएसआई, प्रूव नॉट डीम्ड कम्युनिकेशन, तुम नहीं बोल सकते यार अप्रॉक्स इनके बीच में कुछ हुआ है, मुझे ऐसा डाउट है कि इनके बीच में कुछ हुआ है, इस बेसिस में इनसाइडर ट्रेडिंग बोल सकते हो क्या, आपके पास प्रॉपर, वेरी गुड, कौन सा केस देखा था हमने, जिसमें क्या था, रॉय था, है ना, रजत गुप्ता, उस केस में हमने क्या समझा था कि भैया उसने सबूत नहीं मिल रहा था, तो सबूत होने चाहिए, क्लियर कोजेंट मतलब क्लियर मटेरियल होना चाहिए, लेटर, ईमेल, विटनेस होना चाहिए, नॉट डीमिंग कम्युनिकेशन हैव हैपन, कि बीच में कुछ हुआ है, तो प्रोक्सीमेटली बिटवीन दी पार्टीज कुछ तो इनके बीच में गड़बड़ हुआ है, उस बेसिस में आप नहीं बोल सकते कि इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है, कोई ठोस सबूत होने चाहिए, यही है इसका कंक्लूजन। अब मुझे बताओ चैप्टर समझ में आया, तो चैप्टर के दो पार्ट, फर्स्ट पार्ट कंसेप्ट, पहले उसे अच्छे से करना है, सेकंड पार्ट रीड और स्टिकी नोट्स, अब तुम्हारा होमवर्क है कि मैं तुम्हारी बुक में जनरल पार्ट को लेके स्टिकी नोट्स देखूंगी, क्यों, क्योंकि जब एग्जाम पास में आएगा ना, तुम जनरल पार्ट को लेके रो रहोगे मुझसे, मुझसे पूछोगे दीदी इसको पढ़ना कैसे, अगर आज मेहनत कर लोगे, बाजू में स्टिकी नोट शॉर्ट फॉर्म में लगा लोगे, तो उस टाइम पर तुम्हारे दिमाग में थॉट नहीं आएगा दीदी इसको पढ़ना कैसे है, स्टिकी नोट से रीड करना फटाफट, डन, कल कॉपी देखूंगी, बुक देखूंगी आपकी स्टिकी नोट्स के साथ, ठीक, नोट्स तो बना नहीं रहो, स्टिकी नोट्स तो बनाओ कम से कम, ठीक, चलो आज की सभा समाप्त।